सम्राट अशोक ध्यान केंद्र के इस पावन पर्व पर जब उद्घाटन हुआ है, बहुत ही पावन पर्व है, तो इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं आपको साधुवाद। इस तरह का बेहतरीन ऐसा उत्तर नागपुर में जहां मैं देखता हूं कि मेरा अपना विश्लेषण होता है, तो मैं देखता हूं इस तरह का शांत वातावरण नहीं देख पाता। उत्तर नागपुर में और भी जगह है, ऐसे बिहार भी है, लेकिन जहां पर आने के पश्चात ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही शांत इसमें पहुंच गया हूं, और वो भी ऐसे जगह पर जहां पर सम्राट अशोक का नाम लगा है। सम्राट अशोक जिसने कलिंग का युद्ध किया था, कलिंग में लाखों लोग उनकी हत्या हुई, लोग मर गए, हताहत हुए, बहुत जनहानि हुई, धन हानि हुई, और उसके पश्चात यह संसार का पहला ऐसा सम्राट है जिसने जीतने के बाद अपने साम्राज्य को जीतने के पश्चात पूरे भारतवर्ष में, जिसे हम उस समय पर जम्बूद्वीप कहते थे, उसे पूरी तरह से जीतने के पश्चात उसने अपने सम्राट पद को त्याग किया। यानी फिर उन्होंने कहा कि ये मेरा राज्य, ये मेरा काम लोगों के हित में ही होना चाहिए। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि भारत में यह पहला ऐसा सम्राट है जिसने लोगों के लिए, सजीव लोगों के लिए कोई भी कर लेता है। दवाखाने खोले उस जमाने में, आज हम एक बड़े हॉस्पिटल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रोगनालय और अनुसंधान केंद्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। 1165 करोड़ में जो सैंक्शन हुआ था, जिसे थोड़ा सा अड़ंगा लगाया गया, लेकिन यकीन मानिए वो पूरा हो जाएगा। आप लोग, हम सब लोग जिस तरह से भिड़े हैं, आमदार भिड़े हैं, तो वो पूरा हो ही जाएगा। 2024 में आप लोग देखेंगे, ये जनवरी स्टार्ट होते होते आपको उसका उद्घाटन, भूमि पूजन होते हुए दिखाई देगा। बहुत बार कहता हूँ कि मैं जब भी बोलता हूँ जिम्मेदारी से, क्योंकि जब कुछ होता है या कुछ बात होती है तभी मैं वह दर्शकों के या सामने जो बैठे रहते हैं उनके सामने रखता हूँ। इस सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म के शरण में आने के पश्चात, बुद्ध की शरण आने के पश्चात बुद्ध धर्म को जिस तरह से राजाश्रय दिया, ये बहुत मूल्यवान बात कह रहा हूं मैं कि राजाश्रय जिस धर्म को, जिस धर्म को मिलता है, वह धर्म फलता है, फूलता है। इस्लाम आया तो इस्लाम तलवार के जोर पर उनका साम्राज्य था, तो उन्होंने उस इस्लाम धर्म को बढ़ाया। क्रिश्चियनिटी आई तो उसको भी राजाश्रय मिला, तो वह भी क्रिश्चियनिटी बढ़ गई। इंग्लैंड अमेरिका में जहां पर आप लोग देखते हैं, जहां पर बढ़ी है, वहां पर राजाश्रय होने की वजह से बढ़ी है। और सम्राट अशोक ने जिस तरह से इस पूरे भारत को बुद्धमय किया था, लोग कहते हैं, गाना भी सुनते हैं आप लोग, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। तो वो भारत देश तब विश्व गुरु था जब सम्राट अशोक राज्य करते थे। सम्राट अशोक के राज्य में सोने का धुआं निकलता था। इसका मतलब यह है कि सभी लोग खुशहाल थे, सभी लोग खुशहाल थे, कोई भी दुखी नहीं था, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे लोगों को काम में लगा के रखा था और चेकिंग करने को लगाया था। हमारी भाषा में चेकिंग बोलेंगे हम, चेकिंग करने को लगाया था ऐसे ऐसे लोगों को कि कहां कोई दुखी है क्या। और सम्राट अशोक ऐसा एक सम्राट है जिसके नाम के साथ में प्रियदर्शी लगा हुआ है। प्रियदर्शी, महानाम प्रियदर्शी राजा। तो ये संसार में एक ही राजा के साथ में, एक ही सम्राट के साथ में यह शब्द लगा हुआ है, प्रियदर्शी। क्योंकि राजा जब प्रियदर्शी नहीं होता है, वो तो कठोर होता है, लेकिन ये प्रियदर्शी था, इसे वहां लोग कहते हैं प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान। और इनके इस कार्यकाल में
मैं कह रहा था कि हॉस्पिटल लोगों के लिए बनाए थे जगह जगह पर, लेकिन यह संसार का पहला सम्राट, पहला राजा महान जिसने जानवरों के लिए दवाखाने खोले थे। पहला संसार में एकमेव सम्राट जिसने उस समय पर यह काम किया। और भी बहुत बड़ा काम किया कि हम लोग देखते हैं कि रास्ते के दोनों किनारे पर जो पेड़ लगाने की परंपरा चलती है, यह सम्राट अशोक की देन है। ये सम्राट अशोक की देन है। क्यों? क्योंकि वह चाहते थे कि राह से चलने वाला व्यक्ति जब इस गांव से दूसरे गांव जाएगा तो थक जाएगा, फिर थक कर के कहां बैठेगा, चलता रहेगा तो मर जाएगा। तो इसलिए रास्ते के दोनों बाजू में पेड़ लगाने की, वृक्षारोपण जिसे हम कहते हैं, पौधारोपण। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं साहब आपके इस विहार के परिसर में। उस जमाने में हम लोगों ने वृक्षारोपण, पौधारोपण भी किया था जब चंद्रकीर्ति भंती जी वगैरह आए थे, कुंडे साहब थे तब, तो सारे लोगों के। तो ये पौधारोपण या वृक्षारोपण की परंपरा जो आगे बढ़ी सम्राट अशोक के जमाने में ज्यादा बढ़ी। और सम्राट अशोक ने इतने बड़े काम किए, 84,000 स्तूप और स्कंद बनाए, जो आज भारत के, अखंड भारत के निर्माता के वजह से 84,000 स्तूप और खंड जो पाकिस्तान में भी मिलेंगे, अफगानिस्तान में भी मिलेंगे, भारत के हर कोने में मिलेंगे। बुद्ध को जहां खोजोगे वहां पर बुद्ध को ढूंढ पाओगे, वो मिलेगा। ये सम्राट अशोक ने यह काम किया। बुद्ध की अस्थियों का, उनके अस्थि धातुओं का जहां पर भी अलग अलग स्तूप बनाए, उसके ऊपर स्कंद बनाए। 84,000, आज 84,000 स्तूप और स्कंद के ऊपर में बहुत सारे, जैसे जैसे आक्रमण होते गया। सम्राट अशोक का नाती था बृहद्रथ, और उसकी हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो अकाल तांडव चालू किया, मनुस्मृति लागू की, और उसके पश्चात जिस प्रकार से उसने काम किया, तो ये हमारे 84,000 स्तूप और खंड के ऊपर में मंदिर बनाने का काम किया। अभी खोजते जा रहे हैं, हमारे लोग को मिलते जा रहे हैं। ये लोग जितने बड़ी ताकत से, अभी 22-25 तारीख ऐसे कुछ तो भी है मेरे ख्याल से, अयोध्या में जो होने वाला है उसमें उत्खनन नहीं करने दिया गया, क्योंकि बुद्ध ही निकलता है। वहां से क्या निकलता है? बुद्ध। डॉक्टर बाबा साहब ने खुद लिख के रखा है कि यदि मैं खोलने जाऊं राज, तो हर मंदिर के नीचे वहां पर बुद्ध मिलेगा, बुद्ध विहार मिलेंगे। डॉक्टर भाऊ लोखंडे जी ने भी किताब लिखी थी कि बुद्ध गया, या फिर ये अयोध्या किसकी, राम की, बाबर की या बुद्ध की? तो उन्होंने सिद्ध किया था कि यहां से राम भी नहीं पैदा हुआ, उसका कोई, जिस तरह से बुद्ध दिखता है, जिस तरह शिलालेखों में दिखता है, जिस तरह सम्राट अशोक के शिलालेखों में दिखता है, तो वैसे यदि पैदा हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं तो लेखा जोखा होना चाहिए ना। तो उसका नहीं है। ये सम्राट अशोक के बारे में डॉक्टर भाऊ लोखंडे ने भी किताब लिखी, बहुत अमर किताब है वो। बाबा साहब ने लिखी, जमना दास खोबरागड़े जी जो है, बैरिस्टर खोबरागड़े जी भाई थे, उन्होंने भी वो किताब लिखी है, तो उसमें भी वह उल्लेख है। तो ये 84,000 स्तूप और स्कंद बना करके रखा है। आप लोग देखेंगे कि ये मंजर में जो पहाड़ी है, पौनी में है, हमारे आसपास के क्षेत्रों में ही बहुत है, विदर्भ में बहुत ज्यादा है, भारत में तो है ही। तो इस प्रकार से बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह जाओगे बुद्ध ही बुद्ध है। और ये सिर्फ सम्राट अशोक की वजह से हो पाया है। ये सम्राट अशोक की वजह से हमें देखने का मौका मिलता है, क्योंकि उसके पहले बुद्ध की मूर्ति नहीं थी। शिलालेखों के आधार पर हम जो भी बुद्ध को समझते हैं, शिलालेखों के आधार पर पहले बुद्ध को समझते थे हम कमल के फूल के आधार पर। कमल का फूल ये नहीं है बीजेपी और का नहीं, ये कमल का फूल बहुत ही पवित्र ऐसा फूल बुद्ध का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाथी, यह हाथी यानी बीएसपी का हाथी नहीं, यह हाथी बुद्ध के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दिया जो था उसको भी, ये जनसंघ का दिया नहीं था, ये हमारे बुद्ध के प्रतीक के रूप में दिया गया। तो इस प्रकार से ये उस जमाने में ये संकेत थे। धीरे धीरे यह मूर्ति कला स्थापित हुई और फिर बुद्ध की मूर्ति
इस तरह से आई हमारे सामने आज जो देखते हैं हम लोग, ये सम्राट अशोक के बाद में जो आया हुआ है भारत में, जितना भी हम ये देखते हैं बुद्धिज्म बड़ा हुआ, तो बुद्ध ही बुद्ध पूरे भारतवर्ष में सारे लोग बुद्धिस्ट थे सम्राट अशोक के जमाने में, क्योंकि वह चाहता था मेरा हर व्यक्ति, हर प्रजा जो है वह हर व्यक्ति वहां पर खुशहाल रहे। जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान में लिखा स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय और विज्ञान। विज्ञान नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, विज्ञान नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अंधश्रद्धा ज्यादा फैलेगी, और इसलिए विज्ञान की आवश्यक है। तो इन तमाम बातों को सम्राट अशोक ने बहुत बढ़ावा दिया। उसकी वजह से पशुओं के हॉस्पिटल, लोगों के हॉस्पिटल, पेड़ों के लिए कतारें और बहुत सारे बाग, इस प्रकार से बहुत सारे काम किए थे। और सम्राट अशोक कहते थे मैं अपने लोगों के लिए ऐलान किया था, उन्होंने लिखित में है ये, ऐलान किया था कि मेरी प्रजा में से किसी को भी कोई भी बात, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी समय पर मुझे वो बता सकता है, 24 घंटे में कभी भी। ये सम्राट अशोक संसार का एक मेव ऐसा सम्राट रहा है जिसकी राह पर चलकर, आपको बता दूं मैं, जिसकी राह पर चलकर महाराष्ट्र में एक राजा हुआ जो बाबा साहब का बहुत अच्छा दोस्त था। कौन बताएंगे? आप लोग बताएंगे? बाबा साहब के बहुत अभिन्न मित्र एक राजा जो सम्राट अशोक की राह पर चला, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने भी यही ऐलान किया था कि मैं सोया रहूं, जागता रहूं, कहीं पर भी रहूं, मेरा राज्य मेरी प्रजा के लिए है, मेरे लोगों के लिए है, मुझे कभी पुकार सकते हैं। ये सम्राट अशोक की वाणी थी। सम्राट अशोक ने जो बोला था वही लाइन थी। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने हमें क्या क्या नहीं किया। सारनाथ में हम देखते हैं, सारनाथ में स्तंभ है, सारनाथ के स्तंभ में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तिरंगे में अशोक चक्र दिया। जो स्तंभ है उसमें नीचे में जो स्तंभ है, जो बना हुआ है गुंबद, उसमें पहले है 32 आरे। कितने? 32। आप लोग देखते होंगे तो पता चलेगा। मैं बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाला नहीं हूं। मैं आप जैसे लोग जब कुछ बताते रहते तो मैं ध्यान लगाकर सुनता हूं, वही बात ऐसे समय पर मैं बता देता हूं, ठीक है ना। तो वो 32 आरे उसमें है, लेकिन उसके ऊपर शेर के माथे के ऊपर में जो है 24 आरे। वो जो शेर देखते हैं हम लोग, चार शेर देखते हैं, जिसको हम भारत में राजमुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमारे सिक्के जो होते हैं वो सिक्के में राजमुद्रा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी ही मेहनत के साथ में तिरंगे में नीले रंग का अशोक चक्र बनाया, वो साबित किया, वो मंजूर करके लिया। वो दिन था 22 जुलाई 1947। अशोक चक्र सैंक्शन करा के लिया, नहीं तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई थी। तो सम्राट अशोक का वह अशोक चक्र बाबा साहब ने 22 जुलाई 1947 में, और वह लिया हुआ है सारनाथ के स्तंभ से। सारनाथ के स्तंभ से वह लेकर राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया, जिसको हम राजमुद्रा कहते हैं, जो हमारे नोटों में, सिक्कों में दिखती है। अब सरकार बदमाशी करने आती है तो वह सिक्का धीरे धीरे कम होते जाता है। आप लोग देखेंगे पहले 1 का नोट होता था या फिर 10 का नोट होता था, उसमें वो एक साइड में सम्राट अशोक की मुद्रा होती थी। आप लोग देखना, जिनके पास होंगे, नहीं होगा तो मेरे पास अभी एक है कहीं तो मैं वो दिखा सकूंगा। तो वह सम्राट अशोक की मुद्रा, वह एक साइड में जिसके नीचे लिखा रहता था 1 रुपया या फिर 10 रुपया, और इस साइड में वाटरमार्क होता था सफेद। लेकिन ऐसा देखने के बाद पता चलता था कि इसके ऊपर में मुद्रा है, राजमुद्रा है। जिन्होंने देखा है वो समझ जाएंगे मेरी बात को। वह अशोक की लाट बोलते थे उसको, है ना। तो ये मुद्रा धीरे धीरे भारत में जैसे जैसे सत्ताधारियों के दिमाग में कचरा भरते गया, वैसे सम्राट अशोक को हटाने की कोशिश जारी हो गई। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से किया है इस सम्राट अशोक को स्थापित
लेकिन वह राजमुद्रा धीरे धीरे इतनी बड़ी थी, छोटी होते होते एक कोने में इतनी सी आ गई। आप लोग देखेंगे अपने सिक्के पे, अपने नोटों पे देखेंगे, नोटों पे ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, तो आपको दिखाई देगा। वो सम्राट अशोक का जन्म 300 ईसा पूर्व 304 में हुआ। अब मेन बात पर आता हूं मैं। इतने बड़े भारतवर्ष को, अखंड भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में प्रचलित करने वाला महान व्यक्ति, इस महान व्यक्ति की राजमुद्रा हम इस्तेमाल करते हैं, उसके सम्राट अशोक के उस अशोक चक्र को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी जयंती भारत में नहीं मनाई जाती। क्यों? ये आप लोग पूछना शुरू कर दो। भाई उसका सिक्का चलता है, राजमुद्रा चलती है, तिरंगा नहीं, मैं उसको चौरंगा कहूंगा, क्योंकि तिरंगे में 3 कलर है, उसमें नीले रंग का अशोक चक्र है। तो कितने कलर हो गए? 4 हो गए ना, चौरंगा हो गया ना वो, बराबर। अब वो उन लोगों ने तिरंगा बोला है, वो जल्दी से समझना चाहिए इसके लिए, लेकिन 4 कलर है उसके। तो उस चक्र को ध्यान में रखते हुए, उस मुद्रा को ध्यान में रखते हुए, जो विजयी होने के बाद में जिसने प्रजा के हित में राज्य किया, ऐसा यह सम्राट, और ऐसे इस सम्राट के नाम से यह विहार समिति, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, मेरे दिल के पास का ऐसा ये सब्जेक्ट है, सम्राट अशोक और शाहू महाराज। क्योंकि बाबा साहब इतने अभिन्न मित्र थे, शाहू महाराज के इतने अभिन्न मित्र थे, बहुत ही जबरदस्त दोस्ती थी शाहू महाराज के साथ में, कि शाहू महाराज को लंदन से बाबा साहब पत्र लिखते हैं। वो पत्र उपलब्ध है की शाहू महाराज माझ्या घरी अडचण आहे, 600 रुपये कोणाच्या हाताने पाठवून द्या। ये कोई सच्चा दोस्त ही एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल सकता है, सही बात है कि नहीं? ये कोई अच्छा दोस्त ही एक दूसरे को बोल सकता है कि मेरे घर में अड़चन है, 600 रुपए किसी के हाथ से भिजवा दो। और शाहू महाराज भी उतने ताकत के साथ रमाई को बहन बोलते थे, और उसके लिए वह पूरे दिल से काम करते थे। वो पहला आदमी था जिसने ओबीसी की है आंदोलन को बुद्ध के जमाने से वैदिक परंपरा और ये श्रमण परंपरा, ऐसी लड़ाई जो चलते आ रही, तो इस श्रमण परंपरा के भगवान बुद्ध ने जो परंपरा लेके सामने आए, तो ये ओबीसी की परंपरा पहली बार शाहू महाराज ने किसी शेड्यूल कास्ट के हाथ में सौंपी। इतना बड़ा काम किया, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये मैं कह रहा था कि इस प्रकार से सम्राट अशोक ने, वो देश में कुछ लोग को होना भी चाहिए, थोड़ा सा तंत्र विकसित होता है तो तंत्र बिगड़ता भी है। लेकिन आप लोग शांत रहिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में अभी अपनी बात खत्म करूंगा। सम्राट अशोक ने अपने लड़के को, अपनी लड़की को बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा। अपने लड़के, अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा लड़की को बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा, और उसके कारण ही आप लोग जब इतिहास देखेंगे तो बुद्ध गया में जो बोधि वृक्ष है वो जीवित दिखता है, तो उसका कारण है संघमित्रा ने। सम्राट अशोक की लड़की संघमित्रा जो थी, उसने बौद्ध गया से एक टहनी लेके गई थी, वह अनुराधापुरम श्रीलंका में, और उसके बाद में ये बुद्ध गया का पेड़ जला दिया गया, नष्ट हुआ, और फिर से वो अनुराधापुरम से वह लकड़ी लाकर के उसको फिर से लगाया गया। यदि वो संघमित्रा लकड़ी लेके नहीं गई होती तो हमारे पास में बोधि वृक्ष नहीं दिखता। कितनी बड़ी बात है ना? एक परिवार के लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की, और उसका हमें स्मरण हो रहा है इस बिहार के नाम से, इस बिहार के नाम से, इस ध्यान केंद्र के नाम से। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपने मुझे और यहाँ पर आमंत्रित किए।
बात रखने के लिए, जैसे कि जो भी होता है वो बात रखने के लिए मुझे इजाजत दिए और सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपका। सारे अतिथिगण जो यहाँ पर आए हुए थे, नितिन बाबू आए थे, करवाड़े साहब हैं, निम्बाड़कर साहब हैं, वासनिक साहब हैं, इधर में मेशराम जी, कुंडे साहब, सुनीता गैफी, आप तमाम लोग जितने उपासक उपासिका भाई और बहन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय यांच्या प्रमुख उपस्थित कार्यक्रमाला आणि त्यांनी अतिशय धाडसीने आणि त्यांच्या प्रत्येक शब्दात ऊर्जा होती अशी माननीय वामनजी सोनकर साहेब यांनी आपल्या शब्दात सांगितलं आहे। त्यांच्यासाठी म्हणतोय की मत झूलो अपने संस्कार को, मत झूलो अपने संस्कार को, जो देकर गए सम्राट अशोक। लोग पढ़कर और समझकर बन गए हैं विद्वान, लोग पढ़कर और समझकर बन गए हैं विद्वान है। जो दुनिया में सर्वप्रथम ऐसा संस्कार भारत देश में पाया जब से इस भारत देश में चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो इसी वाणी से आपने सबको बताया है कि सम्राट अशोक क्या थे और बुद्ध तथा अपना धर्म का प्रचार उन्होंने कैसे किया। यानंतर मी विनंती करतो की आमच्या सम्राट अशोक पुतळ्याच्या कोषाध्यक्ष माननीय सुनीता गैफी यांना त्यांनी अमोलीत उभा सांभाळावी। आज आपण सम्राट अशोक केंद्राचा सोहळा करता इथे जमलेलो आहोत आणि सम्राट अशोक केंद्राला जे मदत मिळाली आहे आणि ज्यांनी याच्यामध्ये मदत केलेली आहे त्यांची मी नावं आता इथे घेत आहे। त्यांना सुद्धा सर्टिफिकेट पावण्याने द्यावं आणि त्यांचं स्वागत करावं अशी मी पावण्याला विनंती करते। एक डॉक्टर आहे, पीएचडी केलेले आहे आणि शिक्षक सुद्धा आहे आणि आपल्या मंडळाला मदत असते त्याचप्रमाणे राजूजी धनारे यांचे सुद्धा मोठं योगदान आहे। ते नेहमी मला मदत करतात आणि आमचे सदस्य आहेत ते आमचे बंधू संजय दादा संघारे यांचे सुद्धा ते आणि आमच्या संस्थेचे सदस्य आहेत आणि आता या प्रगतीला मदत केलेली आहे। त्यांचं शाळा आणि आमच्या कार्यकारिणीचे सदस्य
साधनाताई बेबीताई स्वागत करा मॅडम. स्वागत करा जास्त. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा. म्हणजे ताई थांबा ना. म्हणजे ताई अरे इकडे या. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. या इकडे या म्हणजे ताई या. मला ते या. इकडे बघा. इकडे या, इकडे पहा. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करा. जोरदार टाळ्यांनी त्यांच्यावर स्वागत. अरे कॅमेरामॅन जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. अभी हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंचे हैं। आज दिनांक 23/12/2023 को सम्राट अशोक बुद्ध विहार अशोक नगर में सम्राट अशोक ध्यान केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय नितिन राउत जी साहब आमदार माजी ऊर्जा मंत्री थे। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमाई उपस्थिति पाकर ये कार्यक्रम खास हुआ है। कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय नितिन राउत जी माजी ऊर्जा पालक मंत्री, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा कि परिस्थिति कोई भी हो, डॉक्टर बाबा साहब कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। माननीय ईश्वर मिश्रा, इन्होंने प्रास्ताविक भाषण दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। माननीय राजेश निंबाड़कर, कामगार नेता, इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान क्या है। उन्होंने बताया कि हम दैनंदिन जीवन में जो कार्य करते हैं वह सकारात्मक विचार और जागरूक रहकर कार्य करना ये ध्यान है। इनका भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय वामन सोमकोर साहेब, संपादक मैत्री इंडिया टीवी, इन्होंने बताया कि सम्राट अशोक ने क्या क्या कार्य किए। सम्राट अशोक ने पूरे भारत को भव्य बनाया। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने हमें अनेक ऐतिहासिक उदाहरण दिए और विस्तार से हमें बताया। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय दिनेश दादा वाघमारे, वो हमारे कार्यक्रम में आए और शोभा बढ़ाई, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय धनविजय, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो इस कार्यक्रम के सबसे जो मीडिया में पहुंचाने वाले कैमरामैन, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और ईशान मेश्राम, इन्होंने भी बहुत मेहनत की, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। विहार की कमेटी के सदस्य, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में संचालन किया, सुधीर सहारे, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग देखते हैं सजावट इन्होंने की, सुनीता गजीबे कोषाध्यक्ष, इनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भोजन की व्यवस्था अध्यक्ष सम्राट अशोक के नंदू करवाडे, इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। अनूप रिजोले, इन्होंने इस कार्य को बहुत सहयोग दिया, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी लोगों का आप आए नहीं रहते तो कार्यक्रम हुआ नहीं रहता, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग सभी अखबार लेकर जाइए घर पर और इस कार्य